चलिए आज का टॉपिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा पहाड़ी चित्रकला पे हम फोकस रखेंगे, क्योंकि हमारा मुगल काल कंप्लीट हो चुका है। जो आपका एलटी का जो सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, हम उसी पाठ्यक्रम के आधार पर चल रहे हैं। तो हमने यहाँ से पूर्व तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो मुगल काल के बाद जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो आपकी पहाड़ी शैली या पहाड़ी स्कूल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब इसकी उप शैलियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इसका जो काल था उत्कृष्ट काल ये रहा, और संपूर्ण पहाड़ी शैली की हम इसमें क्या समझेंगे, विशेषताओं को हम यहाँ पर समझेंगे। और अगर हम बात करें पहाड़ी शैली की, अगर पहाड़ी शैली का जो समय काल रहा है वो काल कब से कब तक का रहा है, कोई बताएगा? 1700 से 1900 ईस्वी तक का ये जो समय है, इसी समय को हम क्या कहते हैं, पहाड़ी शैली का समय कहते हैं। अब ये चीज मुझे बताए, पहाड़ी शैली का उदय कैसे हुआ, कुछ जानती हैं आरती? जब हम पहाड़ी शैली की बात करते, हाँ बोलिए सर। जैसे औरंगजेब कहते हैं कि मुगल शैली के चित्रकार जिन्हें मतलब वहां से हटा दिया गया था औरंगजेब के समय में, तो वो विभिन्न भागों में फैल गए सर। तो फिर वो जाके जैसे पहाड़ी एरिया में पंजाब, हिमाचल, यहाँ जाके बसे। वहां जाके उन्होंने क्या किया, अपनी चित्रकारी को करना जारी रखा। तो इसी शायद इस कारण ही पहाड़ी शैली बनती। ठीक है, उन्हीं चित्रकारों के कारण। ठीक। अब ये बताइए, एक ओरली एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपने पढ़ा होगा तो, जो वह व्यक्ति वो कौन सा व्यक्ति था जिसने कांगड़ा शैली में पहाड़ी चित्रों की खोज की थी? पहाड़ी चित्रों की खोज का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, बताइए? जानती है? मैटकाफ वो पहला व्यक्ति था जिसे कांगड़ा में इस व्यक्ति ने पहाड़ी चित्रों की यहाँ पर खोज की थी। ठीक है, तो ये इसके खोज करता रहे। अब हम बात करते हैं इसके परिचय से, हम बात करेंगे पहाड़ी शैली का, हम परिचय यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, पहाड़ी शैली का परिचय। अब मैं शुरुआत कहां से कर रहा हूं इसको देखिएगा, शायद आपने यहां से पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं नहीं जानता हूं। हम बात जो करेंगे, जो हम 17वीं शताब्दी के जो अंतिम जो समय था या उसके चतुर्थांश की अगर बात करें, या कहें इसके जो लास्ट टाइम था, जहां से 18वीं शताब्दी स्टार्ट हुई थी, या कहें 17वीं शताब्दी के चौथे वीक की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंत में अगर हम बात करें, तो वहां पर जिस प्रकार से पहाड़ी राजकुमारों में अगर हम बात करें, पहाड़ी क्षेत्र में जो रियासतें बसी हुई थी, चाहे आप अगर आप भारत में देखोगे, मुगल काल का संपूर्ण भारत में मुगलों का शासन नहीं रहा। छोटे छोटे रियासतों में हमारे क्या रहे, यहाँ पे जो राजा महाराजा रहे हैं, जैसे झांसी की रानी या अलग अलग जो रहे, पहाड़ी रियासतों में अलग रहे। जैसे हम बात करते हैं टिहरी में भी रहा, अगर चंद वंशों का शासक रहा या पवार वंशों का शासक रहा, या इसी प्रकार से छोटी छोटी रियासतें होती थी। छोटी छोटी रियासतों में क्या कर रहते थे, जो पहाड़ी राजकुमार या कहें पहाड़ी शासक इसमें निवास करते थे। और पहाड़ी राजकुमारों की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो पहाड़ी राजकुमारों में मुगलों के क्या थे, कहीं ना कहीं आश्रित में ये थे। मुगलों की ये कहें कृपा पर ये जो राजा बन बैठे थे, तो कहीं ना कहीं उसके प्रसाद पर्यंत अगर कहें तो उन पे किनकी छत्र छाया थी, मुगलों की छत्र छाया था। कहीं ना कहीं मुगलों की अगर ये कह सकते हो चातुकारिता ये लोग करते थे, तो कहीं ना कहीं इनके आश्रय में ये रहते थे, जो कि मुगलों के दरबार में रहकर ये क्या करते थे, युद्ध की गतिविधियों में क्या करते थे, कहीं ना कहीं मदद करते थे। जब क्या करते थे, ये जो राजकुमार कहें, जो पहाड़ी शासकों की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या करते थे, ये जब मुगल दरबार में ये रहकर क्या करते थे, अपनी सेना को, जब मुगलों का कहीं ना कहीं युद्ध हुआ करते थे या किसी ऐसी युद्ध की गतिविधियां होती थी, तो उन गतिविधियों में पहाड़ी शैली के जो रियासत के जो शासक या सुल्तान रहा करते थे, वो उनको सहयोग या उनके मदद करते थे। अब मदद क्यों करते हैं, मदद इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ही प्रसाद पर्यंत से क्या रहे हैं, वो जी रहे हैं, या उनके आश्रय में वो पनप रहे हैं। याद रखिएगा, जब मुगलों की बात करते हैं, तो मुगल शासकों की अगर हम बात करते हैं, तो पहाड़ी रियासतों को ये मत सोचिएगा कि भैया, जैसे आते आप ये मत समझिएगा कि भैया इनको पहाड़ी रियासतों का ज्ञान नहीं था।
इनको पहाड़ी रियासतों का ज्ञान था कि भैया यहाँ पर कौन कौन सी चीजें रहती थी, और जो मुगल थे वो कहीं कभी ना कभी पहाड़ी रियासतों में भी अपना समय व्यतीत करने के लिए जाते थे, या कहें एक हिल स्टेशन के तौर पर वो अपने कुछ समय वहां बिताने के लिए ये जाते थे। और ये भली भांति ये पहाड़ी रियासतों से ये परिचित थे, इनको इसका ज्ञान भी था। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं, जो इनके क्षेत्र में ना जो ये जो मुगल थे, इनके किलों की रखवाली के लिए यहाँ पर जो किले भी ये बनवाए करते थे, और इनकी जो किलों की रखवाली के लिए मुगल सम्राट के कुछ ऐसे किलेदारों को इसमें नियुक्त किया जाता था। वहां पर अपने सैनिकों को, जो पहाड़ी रियासतों में जो ये आपके इनके महलों को देखोगे तो वहां पर भी अपने क्षेत्र की अगर कहें तो किलेों की रक्षा के लिए ये किलेदारों को यहाँ पर नियुक्त किया करते थे। याद रखिएगा, जो मुगल सम्राट हुआ करते थे ये पहाड़ी रियासतों पर क्या करते थे, भ्रमण के लिए, कहें जैसे हम कहीं जाते हैं ना कि टूरिस्ट प्लेसों में जाते हैं, कहीं आजकल हम कहते हैं कि पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो ये भी क्या करते थे, वहां भ्रमण करने के लिए जाया करते थे। हम बात कर रहे हैं एकदम, हम तुम्हें पहाड़ी शैली में ही नहीं ले जा रहे, ठीक है। पहाड़ी शैली में अगर मैं सीधे उतार दूं तो जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। जब हम बात करते हैं कि जहांगीर के शासनकाल को भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंगित करूंगा। जहांगीर ने जब अपनी पत्नी जो नूरजहां के साथ ये यहाँ गए थे और यहाँ इन्होंने अपना समय भी बिताया गया था, और जहांगीर की अगर हम कहें कि जो प्रकृति प्रेमी जो ये रहा, कहीं ना कहीं इसको प्रकृति के तौर पर ये कहें, ये वातावरण कहीं ना कहीं अपने ओर क्या करता था, इसको खींचता था। तो ये अपनी बेगम के साथ क्या करता था, इन पहाड़ी रियासतों में जो इनके द्वारा जो किले बनाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी रियासत, यहाँ पर जो राजा थे तो ये किसके प्रसाद पर्यंत रहते थे, मुगलों के प्रसाद पर्यंत रहते थे। तो जब जहांगीर की अगर हम बात करें तो जहांगीर जो अपनी पत्नी के साथ जो नूरजहां थी उसके साथ भी वो यहाँ क्या करते थे, यहाँ की जो प्रकृति वातावरण था, यहाँ के नौसैंगिक सौंदर्य का कहीं ना कहीं दीदार करने के लिए ये जाता था। कहीं ना कहीं ये पहाड़ी रियासतों से बहुत ज्यादा क्या प्रभावित ये हुआ करता था। इसने अगर मैं बात करूं जहांगीर की, अगर बात करूं, कभी क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर ने पहाड़ी रियासतों की अगर बात करूं या प्रकृति सौंदर्य के कितने चित्र इसके द्वारा बनाए गए थे, तो आपको पता होना चाहिए इसके द्वारा जो चित्रों को निर्मित किया गया था वो यहाँ पर 72 चित्र, याद रखिएगा 72 रस रस पंचार्थी करके रस 72 रस पंचार्थी का एक यहाँ पर इसने महल भी बनाया था। और इसने जो 72 चित्र तो बनाए थे, और जहांगीर का एक सपना था और वो यहाँ पर एक रस पंचार्थी करके एक महल को ये बनाना चाहता था, और वहाँ क्या करता था, और वहाँ ये गर्मी में जा सके और गर्मी में क्या रहे, वहाँ पर रह सके और वहाँ के आनंद का अनुभूति ये प्राप्त कर सकते। तो कहीं ना कहीं इसने पहाड़ी रियासतों पर भी कहीं ना कहीं क्या करा, अपना रहने का ये तमाम चीजें इसके द्वारा की गई। और देखिए एक चीज और बता देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब ये भ्रमण के दौरान जब अपनी बीवी के साथ ये जाया करता था, तो जब पहाड़ी रियासतों पर ये जब भ्रमण करता था तो नूरजहां के नाम पर यहाँ पर एक धर्मेड़ी, एक देखना कि पहाड़ी रियासतों की अगर बात करूं, जब ये भ्रमण करता था तो नूरजहां के नाम पर एक स्थान को रखा गया था। तो उसका नाम कभी क्वेश्चन पूछा है, नूरजहां के नाम पर एक धर्मेड़ी का नाम नूरपुर ये इसने रखा। कौन सा वो था बताइए, जहांगीर द्वारा, समझ में आ रहा है, जहांगीर के द्वारा अपनी पत्नी के लिए, यहां पर क्या करा था, एक धर्मेड़ी करके एक जगह है उसका नाम नूरपुर रखा इसने, ठीक है। समझ में आ रहा है आरती आप लोगों के, धर्मेड़ी जो जगह थी उसका जो नामांकन करा, ये नाम जो रखा वो क्या रखा, नूरपुर इसके द्वारा रखा गया था, याद है। और अगर आपको बताऊं कि शाहजहां के समय की अगर बात करें, थोड़ा सा शाहजहां के समय को भी देखते हैं। शाहजहां के समय में अगर हम बात करें पहाड़ी रियासतों में मुगल सम्राटों के जो संबंध थे ना, वो बहुत शानदार इनके संबंध उस समय रहा करते थे। जो पहाड़ी रियासत, क्योंकि इसके प्रसाद पर्यंत ये रहते थे, तो कहीं ना कहीं चाटुकारिता किसके खून में रही, वो आपके पहाड़ी रियासतों के जो राजा महाराजा थे, कहीं ना कहीं ये इसलिए उनकी चाटुकारिता करते थे या कहीं उनके प्रसाद पर्यंत पे ये रहा करते थे। क्योंकि अगर इनसे बगावत करेंगे तो इनकी जो रियासत है वो भी इनके हाथ से चली जाएगी। कहीं ना कहीं ये क्या करते थे, जो मुगल सम्राट थे
उन सम्राटों के साथ इनके क्या थे, जो मुगल सम्राटों के साथ इनका बहुत शानदार मधुर संबंध ये रहा करते थे, और मधुर संबंध के साथ ये अपना तमाम चीज़ों का लाभ भी लिया करते थे। जब 18वीं शताब्दी की बात करें, 18वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 18वीं शताब्दी के मध्य में अगर हम बात करें तो वहां पर औरंगजेब की हम बात करते हैं। तो औरंगजेब क्या था, आपका जो मुगल सत्ता यहाँ पर क्या हुई, औरंगजेब के समय में कमजोर होना शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरता जो औरंगजेब के अंदर रही, उसकी वजह से समाज का कहीं ना कहीं विघटन हुआ। जो एकता के डोर में जो पिरो के रखा था, तो कहीं ना कहीं इसमें सांप्रदायिकता यहाँ पर रही, और साथ ही जो मुगल सत्ता थी कहीं ना कहीं ये कमजोर होना शुरू हुई। और अगर मैं बात करूं दिल्ली का जो आसपास का क्षेत्र अगर हम बात करें तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र ही इसके पास रहा, और जो क्षेत्र थे कहीं ना कहीं वो क्षेत्र इसके हाथ से चला गया। देखिए, अगर उसके पश्चात में जब दिल्ली के क्षेत्र के पास अगर बात करूं, इसके बाद जो छूट गया था, उसके बाद क्या मराठाओं और साथ ही सिखों का किस प्रकार से राजनीतिक में अधिकार रहा, सिख उभर के समक्ष आए, साथ ही जो मराठा थे, मराठा भी कहीं ना कहीं इनका आधिपत्य यहाँ पर हो गया, प्रारंभ यहाँ होगा। और बात करूं देश में जिस प्रकार से स्थिति रही, और उस स्थिति को भापना इसके समर्थन में या कहें इसके बस की बात नहीं थी औरंगजेब के। तो इसी कारण क्या हुआ, फिर जाके जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश जो कि भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे, आपको पता है कि भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए, और धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, अपना आधिपत्य यहाँ पर स्थापित करते हुए ये चले गए। और निरंतर इन्होंने क्या करा, राज्य दर राज्य, मुगलों का राज्य भी इन्होंने अपने अधीन लिया, और धीरे धीरे सभी रियासतों को अपने अधीन करते करते इन्होंने पूरे भारतवर्ष में ये क्या कर लिया, कहीं ना कहीं जो 19वीं शताब्दी की अगर बात करोगे तो कहीं ना कहीं भारत में संपूर्ण रूप में जो विस्तार हो गया था वो आपके ब्रिटिशों का हो गया था। जब हम 18वीं शताब्दी की बात करते तो 18वीं शताब्दी के मध्य में मुगलों की सत्ता थी, अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी के मध्य आता है, उसके मिड तक आते आते अगर मैं बात करूं, जो मुगलों की जो सत्ता थी वो पूर्ण रूप से क्या हो गई थी, कमजोर हो चुकी थी, यहाँ पर बहुत तरीके से कमजोर हो गई थी। और अब एंट्री करते हैं कि भैया जो पहाड़ी रियासतों की, तो पहाड़ी रियासतों का सहयोग भी क्या हो गया, धीरे धीरे इनके जो मैंने कहा ना कि प्रारंभ में जब युद्ध की गतिविधियां हुआ करती थी, तो युद्ध की गतिविधियों में क्या होता था कि जो पहाड़ी रियासत के जो सुल्तान थे या क्या करते थे, ये मुगलों को भी युद्ध में क्या करते कहीं ना कहीं सहयोग दिया करते थे। क्योंकि औरंगजेब आया, औरंगजेब कट्टर था, जो पहाड़ी रियासतों में जितने भी रियासतें थी तो इनके साथ इसका सही तरीके से बर्ताव नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं दूरियां बनी, खाई बनी, तो इसकी वजह से जो रिश्ते मधुर थे शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में, तो वो उनमें कहीं ना कहीं कड़वाहट आ चुकी। और जो पहाड़ी रियासत थे, पहाड़ी रियासत ने भी क्या करा, आपके मुगलों को उस समय सहयोग देना इसने बंद कर दिया। और यहाँ पर क्या होता है, अफगान शासकों का क्या हुआ, धीरे धीरे जो प्रभुत्व जो हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और 1767 की बात 67 की बात करूँ, 1767 की बात करते हैं। 1767 में ये अफगानों का क्या रहा, आपके जो वर्चस्व यहाँ पर रहा। और धीरे धीरे अगर बात करूं, जैसे जिस क्रम में धीरे धीरे करके पहाड़ी रियासतों की जो सत्ता, जो बाहरी रूप से जो सत्ता की जिस प्रकार से आलोचना की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते चले गए। और छोटे छोटे जो राज्यों में इन्होंने किस प्रकार से विकास की नींव को रखी। और जब हम बात करते हैं पहाड़ी रियासतों की बात करते तो उसमें किस प्रकार से राजनीतिक रिफ्यूजियों के साथ, और साथ ही जो कलाकार जो रहे आपके औरंगजेब के समय में, जिस प्रकार से कलाकारों का तिरस्कार कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं जब ये पहाड़ी रियासतों की तरफ गए, तो पहाड़ी रियासतों के जो राजा महाराजा थे, तो कहीं ना कहीं उनके शरण में जो मुगल काल के जो तमाम जो चित्रकार थे, इनके शरण में गए। कहीं ना कहीं इन लोगों ने इसको यहाँ क्या करा, आश्रय ये दिया। क्योंकि आपको ये भली भांति परिचित होगा, मुगल काल में जितने भी चित्रकार रहे, उनको किसी और कार्य में दक्षता या कहीं उन कार्य करने में वो निपुण नहीं थे। अगर पहाड़ी रियासतों में जब ये गए तो इनको कोई और काम करना नहीं आता था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जीवन को गुजारने के लिए जो यहाँ की प्रकृति नवसंगी थी, उसकी जो सुंदरता थी या उसकी अनुपमा थी, कहीं ना कहीं उसके अनुकूल इन्होंने जो वातावरण को भांपा। और वहाँ के कलाकारों ने किस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य की, अगर कहीं पहाड़ी रियासतों की स्वतंत्र रूप से जो चित्र इनके द्वारा यहाँ पर बनाने शुरू कर दिए गए। और आपको पता होगा
आपने पढ़ा होगा कि जो राय कृष्णदास हैं, राय कृष्णदास ने अपने शब्दों में कहा भी है कि भैया उधर जिस प्रकार से 17वीं शताब्दी में औरंगजेब की अपेक्षा के कारण क्या हुआ था, 18वीं शताब्दी के मध्य में जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य टूट टूट कर क्या हो गए, अलग हो गया, या कहें उसको बर्बादी की तरफ गए, कहीं ना कहीं जो बादशाही जो चित्रकार जो थे वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को गसर बसर करने के लिए नए आश्रयों की खोज में पहाड़ी रियासतों की तरफ बढ़े। उनको बाध्य होना पड़ा, क्योंकि इसके समय में, औरंगजेब के समय में पहाड़ी रियासत जो ये उसके समय में जो चित्रकार थे, कहीं ना कहीं उन चित्रकारों को कहीं ना कहीं मारा भी जा रहा था, कहीं उनके हत्याएं भी हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं अपनी जान को बचाकर अपने बच्चों को पकड़ते हुए ये पहाड़ी रियासतों की तरफ भागे और नए आयाम को खोजने के लिए गए। और अगर हम कहें संभवतः उनमें अगर कुछ लोग रावी नदी के पूर्वी भाग की तरफ बढ़े और कुछ कांगड़ा की तरफ गए, कुछ दून की रियासतों की तरफ। आपने देखा होगा गढ़वाली शैली भी देखी होगी। तो गढ़वाली शैली इसलिए आती है क्योंकि ये दून की घाटियों की तरफ भी ये चित्रकार बढ़े, कांगड़ा की तरफ भी बढ़े, साथ ही जो पूर्वी अगर हम कहें तो पूर्व में जो रावी नदी है तो वहां भी सिंध की तरफ भी अब गए। और जो कुछ जो रियासतें बची, जैसे चंबा की बात करो, नूरपुर की बात करो, जसकोटा की बात करें, तो कहीं ना कहीं इन रियासतों की तरफ भी ये बढ़े। और साथ ही जैसे हम बात करते हैं कि भैया गुलेर हो गया, कांगड़ा हो गया, सुकेत हो गया, मंडी हो गया, कुल्लू हो गए और सिरमौर हो गए, ये अलग अलग स्थानों पर ये चित्रकार पहुंचे। और वहां पर उन्होंने जिस प्रकार से 18वीं शताब्दी में जिस प्रकार से पहाड़ी शैली को एक नया रूप, एक नया आयाम जिस प्रकार से प्रदान करा, तो वो यहाँ से पहाड़ी शैली का प्रारंभ होता है। और पहाड़ी शैली का अगर हम बात करते हैं, पहाड़ी जो शासक थे या उनके वंशज जो रहे, वो मुख्य रूप से क्या कहलाए जाते थे उस टाइम पर, अगर हम कहें तो उस टाइम पर वो राजा उनको कहा जाता था। और उनके परिवार को किस प्रकार से अलग अलग जो नाम थे, अलग अलग नामों से जो उनके परिवारों को पृथक तौर पर जो नाम दिया गया था, जैसे आपके सामने मैं रखूं, जैसे जम्बू हो गया, देव हो गया, कांगड़ा हो गया। कांगड़ा में अगर चंबा को देखोगे, ठीक है, चंद हो गया, चंबा हो गया, जिसे हम वर्तमान में कांगड़ा या मंडी भी कहते हैं, या सुकेत हो गया, कुछ ऐसे रूप में हम इसको समझते हैं। तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में ये तमाम चीजें रही। तो ये था ओवरऑल जो उसका इतिहास। यहां पर तक तो समझ में आ गया होगा आपके? जी सर।